मेरे प्यारे देशवासियों, अब मन की बात में मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसमें आपको आनंद भी आएगा, गर्व भी होगा और मन कह उठेगा, वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया। देश के सबसे पुराने साइंस इंस्टीट्यूशंस में से एक बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी एक शानदार मिसाल पेश कर रहा है। मन की बात में मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूं कि कैसे इस संस्थान की स्थापना के पीछे भारत की दो महान विभूतियां जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा रही है। तो आपको और मुझे आनंद और गर्व दिलाने वाली बात यह है कि साल 2022 में इस संस्थान के नाम कुल 145 पेटेंट्स रहे हैं। इसका मतलब है हर 5 दिन में 2 पेटेंट्स। ये रिकॉर्ड अपने आप में अद्भुत है। इस सफलता के लिए मैं आईआईएससी की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आज पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 7वीं और ट्रेडमार्क्स में 5वीं है। सिर्फ पेटेंट्स की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इसमें करीब 50% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और अब वो 40वें पर आ पहुंची है, जबकि 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80 नंबर के भी पीछे था। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बार डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग की संख्या फॉरेन फाइलिंग से अधिक देखी गई है। ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञानिक सामर्थ्य को भी दिखाता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी में नॉलेज ही सर्वोपरि है। मुझे विश्वास है कि भारत के टेकेड का सपना हमारे इनोवेटर्स और उनके पेटेंट्स के दम पर जरूर पूरा होगा। इससे हम सभी अपने ही देश में तैयार वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट का भरपूर लाभ ले सकेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमो ऐप पर मैंने तेलंगाना के इंजीनियर विजय जी की एक पोस्ट देखी। इसमें विजय जी ने ई वेस्ट के बारे में लिखा है। विजय जी का आग्रह है कि मैं मन की बात में इस पर चर्चा करूं। इस कार्यक्रम में पहले भी हमने वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन के बारे में बातें की है, लेकिन आइए आज इसी से जुड़ी ई वेस्ट की चर्चा करते हैं। साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज
ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। बेंगलुरु की ई परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसी तरह मुंबई में काम कर रही इकोरिको ने मोबाइल ऐप से ई वेस्ट को कलेक्ट करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट्स हासिल किए हैं। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। भोपाल में मोबाइल ऐप और वेबसाइट कबाड़ीवाला के जरिए टनों ई वेस्ट एकत्र किया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा। ई वेस्ट के क्षेत्र में काम करने वाले बताते हैं कि अभी हर साल सिर्फ 15-17% ई वेस्ट को ही रिसाइकल किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बहुत चर्चा होती है। इस दिशा में भारत के ठोस प्रयासों के बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं। भारत ने अपने वेटलैंड्स के लिए जो काम किया है वो जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ श्रोता सोच रहे होंगे कि वेटलैंड्स क्या होता है। वेटलैंड साइट्स यानी वो स्थान जहां दलदली मिट्टी जैसी जमीन पर साल भर पानी जमा रहता है। कुछ दिन बाद 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है। हमारी धरती के अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर कई सारे पक्षी, जीव, जंतु निर्भर करते हैं। ये बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के साथ फ्लड कंट्रोल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी सुनिश्चित करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। वेटलैंड्स भले ही किसी देश में हो, लेकिन उन्हें अनेक मापदंडों को पूरा करना होता है, तब जाकर उन्हें रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। रामसर साइट्स में 20,000 या उससे अधिक वाटर बर्ड्स होने चाहिए। स्थानीय मछली की प्रजातियों का बड़ी संख्या में होना जरूरी है। आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव के दौरान रामसर साइट से जुड़ी एक अच्छी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 हो गई है, जबकि 2014 के पहले देश में सिर्फ 26 रामसर साइट्स थी। इसके लिए स्थानीय समुदाय बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस बायोडायवर्सिटी को संजो कर रखा है। यह प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है। भारत के ये वेटलैंड्स हमारी प्राकृतिक सामर्थ्य का भी उदाहरण है। ओडिशा की चिल्का झील को 40 से अधिक वाटर बर्ड स्पीशीज को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। कैबुल लमजाम लोकटाक को स्वैम्प डियर का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। तमिलनाडु के वेर्थांगल को 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। यहाँ की बर्ड पॉपुलेशन को संरक्षित करने का पूरा श्रेय आसपास के किसानों को जाता है। कश्मीर में पंजाथ नाग समुदाय एनुअल फ्रूट ब्लॉसम फेस्टिवल के दौरान एक दिन को विशेष तौर पर गांव के झरने की साफ सफाई में लगाता है। वर्ल्ड रामसर साइट में अधिकतर यूनिक कल्चरल हेरिटेज भी है। मणिपुर का लोकटाक और पवित्र झील रेणुका से वहां की संस्कृतियों का गहरा जुड़ाव रहा है। इसी प्रकार संभार का नाता
माँ दुर्गा के अवतार शाकंभरी देवी से भी है। भारत में वेटलैंड्स का ये विस्तार उन लोगों की वजह से संभव हो पा रहा है जो रामसर साइट्स के आसपास रहते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों की बहुत सराहना करता हूं। मन की बात के श्रोताओं की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार हमारे देश में, खासकर उत्तर भारत में खूब कड़ाके की सर्दी पड़ी। इस सर्दी में लोगों ने पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा भी खूब लिया। जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने पूरे देश का मन मोह लिया। सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हमारी कश्मीर घाटी हर साल की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत हो गई है। बनिहाल से बड़गाम जाने वाली ट्रेन की वीडियो को भी लोग खासकर पसंद कर रहे हैं। खूबसूरत बर्फबारी, चारों ओर सफेद चादर सी बर्फ। लोग कह रहे हैं कि ये दृश्य परिलोक की कथाओं सा लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये किसी विदेश की नहीं बल्कि अपने ही देश में कश्मीर की तस्वीरें हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि स्वर्ग इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर कश्मीर के शहर जाने का जरूर सोच रहे होंगे। मैं चाहूंगा आप खुद भी जाइए और अपने साथियों को भी ले जाइए। कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने जानने के लिए है। जैसे कि कश्मीर के सैयदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किए गए। इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज्यादा ही रोमांचक खेल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके जरिए कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश भी होती है जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे। ये भी एक तरह से खेलो इंडिया मूवमेंट का ही विस्तार है। कश्मीर में युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह बढ़ रहा है। आने वाले समय में इनमें से कई युवा देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहराएंगे। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र को मजबूत करने के हमारे प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। गणतंत्र मजबूत होता है जनभागीदारी से, सबका प्रयास से, देश के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को निभाने से। और मुझे संतोष है कि हमारा मन की बात ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की बुलंद आवाज है। अगली बार फिर से मुलाकात होगी ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों की दिलचस्प और प्रेरक गाथाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM